तो वाराणसी के आचार्य गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ जी ने राम मंदिर के शिलान्यास के समय भी शुभ मुहूर्त निकाल लिया था और अब उन्होंने ही प्राण प्रतिष्ठा के लिए भी शुभ मुहूर्त निकाला है। क्या कहना है गणेश्वर शास्त्री जी का, आपको सुनवाते हैं। तो ये आपको सुनवाएंगे, लेकिन सबसे पहले जरा कुछ अहम बातों पर नजर डाल लेते हैं। देखिए 22 जनवरी को दोपहर 12:15 बजे जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुरू होगा तो अयोध्या के अंदर ये ग्रह स्थिति होगी। तो जो हम आपको दिखा रहे हैं, विद्वानों का कहना है कि ग्रहों की यह स्थिति बहुत शुभ होती है। इस कुंडली में गुरु ग्रह लगन में बैठा हुआ है, जो बेहद ही शुभ माना जा रहा है। और 22 जनवरी को दोपहर 12:15 से 12:45 तक अभिजीत मुहूर्त होगा और इसी मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा का शुभ कार्य होगा। और इसी अभिजीत मुहूर्त में भी दोपहर 12:29 से 12:30 24 के बीच 84 सेकंड का विशेष शुभ मुहूर्त निकाला गया है। देखिए जब 6 ग्रह बहुत शुभ स्थिति में होते हैं तो अपने आप में जो काम है वो भव्यता से होता है। लेकिन क्या कहना है वाराणसी के आचार्य गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ जी का इस शुभ मुहूर्त पर, आइए देखते हैं। इस वक्त हमारे साथ खुद शास्त्री जी मौजूद हैं। क्या वो शुभ मुहूर्त है और कितना उसका फल मिलेगा, कृपया बताएं। 22 जनवरी 2024 को पौष शुक्ल द्वादशी है, सोमवार है, मृगशीर्ष नक्षत्र है, उच्च राशि का चंद्र है, अभिजीत का समय है, मध्याह्न में आता है। अभिजीत के समय महाविष्णु आकाशमंडल में रहकर सुदर्शन चक्र के द्वारा सारे दोषों को निवारण करते हैं, ऐसा ज्योतिष शास्त्र में लिखा है। तदनुसार वो मुहूर्त है। फिर 24 घंटे में 12 राशियों के अनुसार 12 लग्न होते हैं। तो उस दिन यानी 22 जनवरी को दोपहर के समय, प्रतिष्ठा के समय, मेष लग्न है। मेष लग्न में गुरु है। उस गुरु की दृष्टि 5वें, 7वें और 9वें स्थान पर है। 5वें स्थान पर पड़े गुरु की दृष्टि होने से सबके सद्विचार होंगे, जो भगवान की सेवा करेंगे, और मन की प्रवृत्ति भी अच्छी रहेगी 7वें स्थान में दृष्टि होने से। और 9वें स्थान पर दृष्टि होने से धार्मिक कार्य होगा, उपासना अच्छी होगी और भाग्योदय होगा, उन्नति होगी। जब भगवान की होगी तो देश की भी होगी। गुरुजी वो कौन सा समय रहेगा? 12:15 और 1:15 क्या है? कितने? 12:30 के आसपास है। एक 12:30 के आसपास ये जो समय है, यह कितना महत्वपूर्ण होगा? इसमें ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो षोडश वर्ग चलते हैं उसमें 10 वर्ग अच्छे आ रहे हैं, उसके अनुसार दिया गया है। गुरुजी कितने? वृश्चिक नवांश है, तो वृश्चिक नवांश होने से स्थिर रूप में वो मंदिर रहेगा और मूर्ति भी रहेगी। गुरुजी ये जो मुहूर्त निकला है, कितने ग्रहों का समावेश इसमें हो रहा है? इसमें अच्छे ग्रह 6 हैं, गुरु, केतु, बुध, शुक्र, शनि और चंद्र। गुरुजी क्या महत्व रहेगा इस पूरा आधे घंटे के कार्यक्रम? 5 ग्रह ही अच्छे हो जाएं तो मुहूर्त ले लेते हैं, क्योंकि 9 ग्रहों में से 5 ग्रह जब अच्छे हो जाते हैं तो अधिकांश शुभ हो गए, ऐसी मान्यता है। अब यहाँ पर 6 ग्रह मिल रहे हैं, अर्थात 2/3 सब शुभ ही कार्य होने का है। तदनुसार मुहूर्त दिया गया है। गुरुजी कितने साल बाद ऐसा मुहूर्त मिलता है? क्या ये ऐसे मुहूर्त जो हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं और कई सालों तक नहीं मिलते हैं? भगवान की जब कृपा होती है तब उनके कार्य का जब आता है तो ऐसे मुहूर्त मिलते हैं, सदा नहीं मिलता है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का संयोग बहुत दुर्लभ है, लेकिन भारत की राजनीति के लिए भी 22 जनवरी का समय बहुत दुर्लभ होने जा रहा है। देखिए जब बात श्री राम की होती है तो असंभव भी संभव होने लगता है, और 22 जनवरी को अयोध्या में कुछ ऐसा ही असंभव हो सकता है। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के कई दिग्गज नेताओं को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए आमंत्रित किया गया है और कांग्रेस पार्टी ने निमंत्रण मिलने की पुष्टि भी कर दी है। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे को निमंत्रण मिला है, लेकिन इन नेताओं की तरफ से अब तक ये साफ नहीं हुआ कि वो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाएंगे या नहीं। लेकिन अगर सोनिया गांधी और खड़गे इस निमंत्रण को स्वीकार कर लेते हैं तो ये एक ऐसा दुर्लभ संयोग होगा जब एक ही मंच पर एक ही कार्यक्रम में सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक साथ नजर आएंगे।
22 जनवरी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना 15 अगस्त 1947 था। विपक्ष के लोगों को क्या बुलाया जाएगा, तो कौन होगा, क्या मतलब बड़ा इस बारे में जानने में के लिए 23 जनवरी को बताएंगे। देखिए, जिसका योगदान है उनको कभी नहीं बुलाएंगे। अब तक तो नहीं आया है, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा योगदान रहा बाला साहब ठाकरे जी का और शिवसेना का, तो हमको हमारा योगदान का हिस्सा नहीं मिलेगा। सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि प्रभु श्री राम के दर्शन की आवश्यकता विपक्ष वालों को ही है, क्योंकि उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। मुझे इसकी भी खुशी है कि राम मंदिर खुलने वाला है 22 को। अफसोस है मुझे कार्ड नहीं है। मैं तो मराठी लड़की हूँ। मैं जब से पैदा हुई तब से रामकृष्ण हरी सुन के ही बड़ी हुई हूँ। पंढरपुर जाते हैं, रामकृष्ण हरी कहते हैं, मैं खुद पालकी चलती हूँ। मेरे भाग्य की मेरे निर्वाचन क्षेत्र से जाती है दोनों पालकियाँ। जनवरी 2024 इस तारीख को होने जा रहे राम मंदिर के कार्यक्रम को लेकर हिंदुस्तान की तमाम पार्टियां बेचैन हुए जा रही हैं। शिवसेना तो इंतजार कर रही है पलक पावड़े बिछाकर कि राम जन्मभूमि से निमंत्रण का पत्र आए, लेकिन अब तक इनविटेशन आया नहीं है। हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में बीजेपी की भारी विजय के बाद हिंदुत्व के मुद्दे पर अब विपक्ष की पार्टियां कोई गलती नहीं करना चाहती हैं, और वो भी ऐसे वक्त में जब श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय खुद ये बता रहे हैं कि 22 जनवरी की तारीख तो अब देश के लिए 26 जनवरी की तरह महत्वपूर्ण हो गई है। विपक्ष के लिए हिंदुत्व का मुद्दा भारी चिंता का सबब बन गया है। 22 जनवरी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना 15 अगस्त 1947 था, जितना कारगिल को वापस प्राप्त करना था, जितना 1971 में 1 लाख सैनिकों की नजरबंदी इंपॉर्टेंट थी, ये उतना ही इंपॉर्टेंट। क्या संतुष्टि अनुभव होती है। और प्रारंभ में अयोध्या की जनता पास पड़ोस की छोटी छोटी रियासतें, राजाएं, महिलाएं, संत महात्मा और लगभग 1983 के बाद संपूर्ण भारत के संत, आचार्य, धार्मिक जगत के आचार्य और धीरे धीरे सारा समाज इससे जुड़ने लगा। तो जो विषय केवल अयोध्या तक सीमित था, वो सारे देश के सम्मान का विषय बन गया। आइए जरा देखते हैं राम मंदिर पर अब तक किस किस राजनेता को निमंत्रण जा चुका है।
अब तक कांग्रेस पार्टी के कई दिग्गज नेताओं को श्री राम मंदिर के अंदर गर्भगृह में श्री राम की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का निमंत्रण जा चुका है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी, कांग्रेस नेता और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, जनता दल सेकुलर के अध्यक्ष पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा को भी निमंत्रण भेजा जा चुका है और सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी। कांग्रेस नेताओं ने निमंत्रण मिलने की पुष्टि तो कर दी है, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक ये साफ नहीं किया है कि उनकी पार्टी के शीर्ष नेता 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे या नहीं। लेकिन पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने निमंत्रण मिलने की पुष्टि की है और साथ ही साथ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का आभार जताया है। क्या ट्रस्ट का निमंत्रण मिलने के बाद सोनिया गांधी 22 जनवरी को अयोध्या की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होंगी? ये बड़ा सवाल है। श्री राम जन्मभूमि में भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम पर विपक्ष का राजनीतिक असमंजस बना रहेगा या विपक्षी नेता कोई फैसला लेंगे? फिलहाल इन सवालों का जवाब हम आपको आगे देने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर बीजेपी कैसे पूरे देश को राम मंदिर के रंग में रंगने की तैयारी कर चुकी है। 30 दिसंबर को अयोध्या में प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी रैली है। इस रैली में 1.5 से 2 लाख लोग शामिल हो सकते हैं। इससे पहले ही अयोध्या में सभी महत्वपूर्ण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। रेलवे स्टेशन अयोध्या के शेष कार्य 1 हफ्ते में पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रधानमंत्री की रैली के लिए अयोध्या जाने वाले सुल्तानपुर रोड से एयरपोर्ट तक के 4 लेन को सजाया जा रहा है। अयोध्या, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर से लोगों के पीएम की रैली में आने की संभावना है। लिहाजा इन जिलों को अयोध्या से जोड़ने वाले प्रमुख मार्गों पर पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर अयोध्या में विभिन्न स्थानों पर गेट लगाने के भी निर्देश दिए गए हैं। यानी 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री अयोध्या आएंगे और ये मानकर चलिए कि इसी रैली के साथ ही बीजेपी के लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत भी हो जाएगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी अभी भी राम मंदिर के मुद्दे पर असमंजस में पड़ी हुई है। कांग्रेस के महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने निमंत्रण मिलने की पुष्टि की है और श्री राम जन्म तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का आभार जताया है, लेकिन वो ये नहीं बता सके कि आखिर सोनिया गांधी इस कार्यक्रम में शामिल होंगी भी या नहीं। ऐसे में जब कांग्रेस पार्टी के इंडी गठबंधन के साथी दलों में से एक ने सनातन धर्म की तुलना महामारी से कर दी है, विपक्ष के पूरे गठबंधन के लिए चुनौतियां काफी बढ़ गई हैं। बीजेपी खुद को श्री राम जन्मभूमि आंदोलन की विरासत का हकदार मानती है। आडवाणी की रथ यात्रा से लेकर प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा राम जन्मभूमि के शिलान्यास तक और श्री राम मंदिर आंदोलन के दौर में आडवाणी के राम रथ के सारथी से लेकर अयोध्या के नवनिर्माण और श्री राम मंदिर में हुई पहली आरती तक प्रधानमंत्री मोदी का रोल पूरा देश जानता है। ऐसे में विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं के सामने सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो गया है कि आखिर वो राम जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाएंगे या नहीं। वैसे भगवान श्री राम के मंदिर में जाने के लिए किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है। बिना निमंत्रण के भी राम भक्त के रूप में कोई भी श्री राम मंदिर में दर्शन कर सकता है। लेकिन राहुल गांधी, ममता बनर्जी, शरद पवार और नीतीश कुमार के लिए राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम एक राजनीतिक संकट बनकर उभर सकता है। अयोध्या में हुए श्री राम महापर्व के कार्यक्रम में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय मौजूद थे और इसी कार्यक्रम में ही चंपत राय ने विस्तार से बताया था कि श्री राम जन्मभूमि पर बने भव्य श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण किसे दिया गया है और किसे नहीं दिया गया है।
राहुल गांधी के आधिकारिक निमंत्रण पर क्या कहना है चंपत राय का, आपको आगे दिखाएंगे। इस वक्त भारत की राजनीतिक स्थिति ये है कि कांग्रेस के मुस्लिम तुष्टीकरण की जबरदस्त पराजय हुई है और बीजेपी के हिंदुत्व की बड़ी जीत हुई है। एक बार फिर कांग्रेस पार्टी को साल 2014 के बाद बनाई गई उस एंटनी कमेटी की रिपोर्ट बार बार याद आ रही है, जिसमें यह दावा किया गया था कि कांग्रेस पार्टी को मुस्लिम तुष्टीकरण ले डूबा और कांग्रेस पार्टी की छवि हिंदू विरोधी पार्टी की छवि बन चुकी है। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी ने पार्टी को इस मुसीबत से निकालने के लिए और अपनी छवि को बदलने के लिए प्रयास नहीं किया। राहुल गांधी ने खुद को दत्तात्रेय गोत्र का ब्राह्मण बताया। राहुल गांधी ने जनेऊ धारण किया। राहुल गांधी ने देश के तमाम मठ मंदिरों में पूजा अर्चना भी की। लेकिन राम मंदिर के नाम पर कांग्रेस पार्टी आज भी असमंजस में फंस जाती है। राम मंदिर सिर्फ आस्था का मुद्दा नहीं है, राम मंदिर कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक विचारधारा का भी प्रश्न है। लेकिन बीजेपी और संघ के लिए राम मंदिर राष्ट्र मंदिर है। सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि प्रभु श्री राम के दर्शन की आवश्यकता विपक्ष वालों को ही है, क्योंकि उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है और जब तक राम के शरण में वो जाएंगे नहीं, राम को समझेंगे नहीं, तब तक उनकी बुद्धि शुद्धि नहीं होगी। तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा आवश्यकता उनको ही थी और उनको निमंत्रण गया है, ये सुन के बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि उनको जनता ने जिस काम के लिए चुन करके इस महान सदन में भेजा था कि आप वहां बैठ करके जनता के हित के लिए, देश के हित के लिए कानून बनाइए, उसमें भाग लीजिए, और वो यहाँ सदन का अपमान करके, सदन के जो हमारे अध्यक्ष हैं उनका अपमान करके, और वो सदन के बाहर चले आए। जब चंपत राय से श्री राम जन्मभूमि की प्रतिमा के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में विपक्ष के नेताओं के निमंत्रण पर सवाल पूछा गया, तो चंपत राय ने देश को याद दिलाया कि ये वही पार्टियां हैं जो श्री राम के अस्तित्व को नहीं मान रही थी। लेकिन चंपत जी, आपकी इजाजत से एक सवाल पूछ रहा हूं। नाराजगी विपक्ष में भी है, वो कह रहे हैं राम सबके हैं तो उनको न्योता क्यों नहीं। खासकर कांग्रेस या विपक्ष का कहना है कि एक तो प्रधानमंत्री का होना, एक धार्मिक अनुष्ठान में, सेकुलर राष्ट्र में किसी देश के प्रधानमंत्री का होना, वो गलत, नंबर 1। नंबर 2, जब राम सबके हैं तो विपक्ष को न्योता क्यों नहीं। ये दो मुख्य सवाल। चंपत जी, देखो भाई, राजनीतिक के लोगों की आलोचना को हम सदैव सुनते ही रहते हैं और हिंदुस्तान को भी सुनते ही रहना चाहिए। आज कुछ बोलना और कल कुछ बोलना, आपको पता नहीं मालूम है कि नहीं मालूम है, एक समय सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया था कि राम का अस्तित्व ही नहीं है। राम सेतु मामले में कभी भी दिया, राम का तो अस्तित्व ही कोई नहीं है, उसको उन्होंने मिथ कह दिया था। मिथ कहते हैं कल्पना को। तो ये तो बात छोड़ो, लेकिन अयोध्या फैजाबाद के स्तर पर सामाजिक जीवन जीने वाले लोगों को हम जरूर बुलाएंगे। चंपत राय ने इस कार्यक्रम को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में किस किस को बुलाया जाए, इसकी पूरी योजना और पूरी सूची तैयार की जा रही है। इस कार्यक्रम में समाज के हर वर्ग को निमंत्रण दिया जा रहा है। कार्यक्रम में 13 अखाड़ों के साधु सन्यासी आएंगे, 125 परंपराओं के संत महापुरुष आएंगे। देश के प्रत्येक जिले का कोई ना कोई साधु संत महापुरुष कार्यक्रम में मौजूद रहेगा। करीब 4000 साधु कार्यक्रम में विशेष रूप से आमंत्रित होंगे। इसके अलावा कार्यक्रम में देश के खिलाड़ी, वैज्ञानिक, लेखक, साहित्यकार, फिल्म जगत और रंगमंच के कलाकार, पुलिस अधिकारी, भारतीय सेना के वीरता पदक प्राप्त करने वाले सैनिक अधिकारी, दुनिया के कम से कम 50 देशों के राजदूत या प्रतिनिधियों के साथ साथ श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में वीर गति को प्राप्त होने वाले लोगों के पारिवारिक सदस्यों को भी बुलाया जाएगा। लेकिन सोनिया गांधी, खरगे और मनमोहन सिंह को निमंत्रण देकर विश्व हिंदू परिषद ने बड़ा फैसला लिया है। राम का देश है, प्रभु राम के देश में कोई भी अछूता नहीं है। सबको जो उनके राज्य में है
राम राज्य में है, राम राज्य होने वाला है, इसलिए उनके राज्य में उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, इसलिए उनके राज्य में कोई को भी उपेक्षित नहीं किया जाएगा। सब अपेक्षित हैं। प्रभु राम जी के दर्शन करने आए, उनका आशीर्वाद लें और उसी भगवान उनको सब प्रकार से सुखी रखे, इस प्रकार से सबको आमंत्रित किया गया है। लेकिन विपक्षी नेताओं का मुख्य प्रश्न प्रधानमंत्री मोदी को लेकर है कि एक देश के प्रधानमंत्री होने के नाते उनको एक धर्म विशेष के कार्यक्रम में नहीं जाना चाहिए। गुजरात के सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर भी यही प्रश्न पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सामने उठाया था। इसका मतलब साफ है कि विपक्ष आज भी नेहरू काल की राजनीति से ऊपर नहीं उठ पाया है और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी को इस विशेष कार्यक्रम में शामिल होने के लिए निमंत्रण पहले ही दिया जा चुका है। हम प्रधानमंत्री जी की उस आयु को देख रहे हैं जब 1984 था। मैं कह चुका हूं कि हम 1984 से अध्ययन कर रहे हैं। उसमें विपक्ष के उनके जीवन का मिशन ये है और विपक्ष का अगर एक भी दिखाई देगा कि जिसके जीवन का मिशन यही रहा है, उसका जरूर विचार करेंगे। कोई नाम तो बता दे। अब तक निमंत्रण नहीं मिलने से सबसे ज्यादा बेचैनी शिवसेना के अंदर देखी जा रही है, क्योंकि शिवसेना एक ऐसी पार्टी है जिसने राम मंदिर आंदोलन को ना सिर्फ पूरा समर्थन दिया था, बल्कि बाल ठाकरे ने 6 दिसंबर को लेकर कई चर्चित बयान भी दिए थे। ऐसे में शिवसेना का साफ कहना है कि बीजेपी सिर्फ क्रेडिट की राजनीति कर रही है और असल आंदोलनकारियों को साइडलाइन कर रही है। देखिए, जिसका योगदान है उनको कभी नहीं बुलाएंगे। अब तक तो नहीं आया है, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा योगदान रहा बाला साहब ठाकरे जी का और शिवसेना का, तो हमको हमारा योगदान का हिस्सा नहीं मिलेगा। दिलचस्प संयोग ये है कि आज शिवसेना की पार्टी कांग्रेस के साथ है और कांग्रेस के ही नेता राहुल गांधी ने 20 मार्च 2007 को मुजफ्फरनगर में एक बहुत अहम बयान दिया था कि अगर कोई गांधी देश का प्रधानमंत्री होता तो बाबरी मस्जिद नहीं गिरती। हालांकि 2019 के चुनाव से पहले प्रियंका गांधी वाड्रा को कांग्रेस महासचिव बनाकर जब पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया तो वो भी अयोध्या गई थी, लेकिन हनुमानगढ़ी के आगे नहीं गई और रामलला के दर्शन किए बगैर ही आगे बढ़ गई। साल 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी किसान यात्रा पर थे और खाट सभा करते करते वो अयोध्या भी पहुंचे थे, लेकिन तब भी राहुल ने रामलला के दर्शन नहीं किए थे। लेकिन राहुल गांधी हनुमानगढ़ी मंदिर तक दर्शन करने जरूर गए थे। भगवान श्री राम पूरी दुनिया के लिए आदर्श हैं। दुनिया के हर हिंदू के हृदय में भगवान श्री राम विद्यमान है, लेकिन अयोध्या की धरती उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश की राजनीति साल 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण है। अखिलेश यादव भी उत्तर प्रदेश के साल 2024 में विपक्ष की राजनीति में एक अहम रोल निभाने वाले हैं, लेकिन अखिलेश यादव भी शायद इसी धर्म संकट से जूझ रहे हैं कि श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर उनकी पार्टी का क्या रुख होना चाहिए। एक तरफ समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार श्री रामचरितमानस को लेकर अपने विवादित बयान से समाजवादी पार्टी को मुसीबत में डालते रहे हैं, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव के लिए भी मुश्किल कार्य करते रहे हैं। ऐसे में इन हालातों के बीच श्री रामलला का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पार्टी को बेचैन कर सकता है। बीजेपी की बड़ी विजय के बाद देश के बदलते राजनीतिक माहौल में अब कांग्रेस और उसके साथियों को 2024 की सबसे बड़ी चुनौती से जूझना होगा, क्योंकि एक तरफ मुस्लिम वोट और तुष्टीकरण का चक्रव्यूह है और दूसरी तरफ हिंदुओं का समर्थन पाने की चुनौती भी है।